ये सारे अधिकार जिनकी अभी हमने चर्चा किया, ये किसी पीड़िता के अधिकार हैं, चाहे वो शिकायत को लेकर के हो, विधिक सहायता को लेकर के हो, अन्वेषण या इन्वेस्टिगेशन को लेकर के हो, सुनवाई, वैवाहिक मामलों में जो अधिकार हैं, भरण पोषण का अधिकार था, निजता का अधिकार था, मेडिकल जांच का अधिकार था, साथ ही अपनी पहचान गुप्त रखने का अधिकार था। ये सभी अधिकार किसी पीड़िता के लिए हमने अभी देखे। मान लीजिए कोई महिला है जो किसी क्राइम में अभियुक्त या दोषी पाई गई है, अभी उनके ऊपर क्राइम सिद्ध हुआ नहीं है। ऐसी कंडीशन में उनके पास क्या क्या अधिकार होंगे। मान लो कोई महिला अभियुक्त है, अक्यूज्ड है, अभी वो दोषी पाई नहीं गई, मतलब उनके ऊपर दोष सिद्ध नहीं हुआ है, अभी वो एक्यूज्ड हैं, अभियुक्त हैं। ऐसी कंडीशन में ऐसी किसी महिला के पास सबसे पहले तो गिरफ्तारी से संबंधित कुछ अधिकार हैं। अपराध प्रक्रिया संहिता मतलब सीआरपीसी की धारा, कौन सा धारा 46 में, सीआरपीसी की धारा 46 में ऐसे मामलों में महिलाओं को कुछ विशेष अधिकार हैं। क्या अधिकार हैं? सबसे पहली चीज़ कि किसी महिला की गिरफ्तारी, हमने अभी यहाँ पे क्या देखा, गिरफ्तारी के संबंध में किसी महिला के पास क्या अधिकार होंगे। यदि कोई महिला अभियुक्त है जिसको कि गिरफ्तार किया जाना है, तो धारा नंबर 46, सीआरपीसी की धारा नंबर 46 के अंतर्गत महिला के पास यह अधिकार है कि वो अपनी गिरफ्तारी के लिए महिला पुलिस अधिकारी की मांग कर सके। जनरली यही ट्रेंड है कि महिला की गिरफ्तारी महिला पुलिस अधिकारी के द्वारा की जाएगी या महिला कांस्टेबल के द्वारा की जाएगी। दूसरी चीज़ है, इसी धारा नंबर 46 में और कई सबसेक्शन हैं, तो धारा नंबर 46 में ही एक और प्रावधान है कि किसी महिला को सूर्यास्त के बाद में गिरफ्तार नहीं किया जाएगा और साथ ही सूर्योदय के पूर्व भी गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। मतलब रात्रि के समय, सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय के पहले उनकी गिरफ्तारी नहीं की जाएगी। ये प्रावधान किस में है? धारा नंबर 46 में ही है। मान लीजिए कोई ऐसा क्राइम है जिसके बारे में या पुलिस को श्योरिटी है कि अगर तुरंत गिरफ्तारी नहीं हुई तो महिला जो है या जो दोषी महिला है वो फरार हो सकती है, या फिर उनको दोबारा खोज पाना पॉसिबल नहीं होगा, या वो इस बीच में कुछ ऐसा क्राइम कर सकती है जिससे इन्वेस्टिगेशन पर असर पड़े। ऐसी सिचुएशंस में अगर गिरफ्तारी आवश्यक है तो जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर होगा, महिला पुलिस अधिकारी जो कि मामले की जांच कर रही होगी, वो किसी प्रथम श्रेणी न्यायाधीश या प्रथम श्रेणी के जो न्यायिक मजिस्ट्रेट हैं उनसे लिखित रिपोर्ट या लिखित आदेश प्राप्त करके और फिर गिरफ्तार कर सकती हैं, रात्रि के समय में भी। हमने क्या देखा, धारा नंबर 46 में महिलाओं को ये एक संरक्षण मिला हुआ है कि उनकी गिरफ्तारी कब नहीं हो सकती है, रात्रि के समय नहीं हो सकती है, या पुरुष अधिकारी के द्वारा गिरफ्तारी नहीं हो सकती है। ठीक, लेकिन अगर मान लो रात्रि में ही गिरफ्तार करने की नौबत पड़ जाए तो प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने एक आवेदन लगाएंगे। आवेदन से फिर उनको फिर आदेश मिल जाएगा और जो भी पुलिस अधिकारी होंगे कार्रवाई करने वाले, वो इस आदेश की कॉपी लेकर के और महिला को गिरफ्तार करने के लिए जा सकते हैं। ठीक, अगला है तलाशी से संबंधित कुछ अधिकार हैं। यदि कोई महिला क्रिमिनल है तो उनके पास भी कुछ अधिकार हैं महिला होने के नाते। तो क्या अधिकार हैं? सीआरपीसी की धारा नंबर 47 में इनको एक अधिकार मिला है कि अगर उनके निवास को तलाशी लिया जाना है जिसका स्वामित्व एक महिला के पास है, तो तलाशी लेने से पहले उस महिला को जो वहाँ रह रही है उसे सूचना दिया जाएगा और उन्हें वहाँ से कह सकते हैं कि वो महिला किसी भी तरीके से ये क्लेम नहीं कर सकती है कि जबरन उनके घर में पुलिस घुस करके तलाशी लिए हैं, क्योंकि यहाँ पे प्रावधान यही है कि पहले उनको सूचना दे दी गई होगी। यदि वो महिला चाहे तो उस जगह पर तलाशी के दौरान रह सकती है या फिर वहाँ से हट जाने के लिए भी स्वतंत्र है। ठीक, यहाँ पे प्राइवेसी वाला कोई मामला लागू नहीं होगा। ठीक,
किसी भी प्रकार से प्राइवेसी का हनन हुआ है या निजता का हनन हुआ है, ऐसा कोई भी क्लेम एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। धारा नंबर 47 में, धारा नंबर 47 में हमने क्या देखा, कोई महिला है, कोई उस महिला के स्वामित्व वाला निवास स्थान है, उस निवास स्थान की तलाशी ली जानी है, तो पुलिस अधिकारी क्या करेंगे, उनको पहले से सूचित करेंगे और उसके बाद में वो महिला स्वतंत्र है कि वो उस तलाशी के दौरान वहाँ रहना चाहती है या वहाँ से हट जाना चाहती है। ठीक है, अगर वो वहाँ से हट गई है तो ऐसा नहीं है कि वो उस जगह को छोड़ करके या पुलिस को बताए बिना ही शहर छोड़ करके चले जाए। अगर उनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन चल रहा है तो उस पर्टिकुलर टाइम के लिए, अब तलाशी हो रही है, उस मकान से बाहर रह सकती हैं या किसी होटल में या फिर पुलिस थाने में रह सकती हैं। ठीक है, तो तलाशी के लिए धारा नंबर 47 में ये प्रावधान रखा गया है। अगला है धारा नंबर 50। धारा नंबर 50 में ये बताया गया है कि कोई पुलिस अधिकारी गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को उसके गिरफ्तारी का कारण बताएगा। ठीक है, अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है तो गिरफ्तारी का कारण बताया जाएगा। ये महिला और पुरुष दोनों के लिए ही लागू किया जाता है। ठीक है, तो इसमें कोई विशेष चीज़ नहीं है, महिलाओं को भी कारण जानने का अधिकार होगा। यदि महिला जो है उस समय अपनी गिरफ्तारी का कारण जानने या समझने के लिए उपयुक्त मानसिक स्थिति में नहीं है तो उसे गिरफ्तार करते समय उसके मित्र या नाते रिश्तेदार वालों को इस बात की सूचना दे दी जाएगी पुलिस के द्वारा। ठीक, अगला है धारा नंबर 51। ये तो था धारा नंबर 50। धारा नंबर 51 में एक प्रावधान किया गया है कि जब भी किसी स्त्री की तलाशी करनी हो तो ऐसी तलाशी किसी अन्य स्त्री द्वारा की जाएगी, मतलब महिला कांस्टेबल या महिला पुलिस अधिकारी के द्वारा ही उनकी तलाशी की जाएगी। अगला है धारा नंबर 57। इसमें यह बताया गया है कि गिरफ्तार किए गए व्यक्ति का मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना 24 घंटे से अधिक विरुद्ध न किया जाना। इसमें जो हम संविधान में भी पढ़ते हैं फंडामेंटल राइट्स, जहाँ पे हम ये देखते हैं कि 24 घंटे से अधिक आपको पुलिस डिटेन करके नहीं रख सकती है, वही चीज़ यहाँ पे भी लागू है। धारा नंबर 57 में इसका जिक्र किया गया है, सीआरपीसी की धारा 57 में, कि किसी भी गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के सामने पेश किए बिना या मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना 24 घंटे से अधिक नहीं रखा जाएगा पुलिस के पास। अगला है धारा नंबर 98। और भी धाराएं हैं 51 के बाद में या 57 के बाद में। हमारे लिए एक और जो महत्वपूर्ण धारा है वो है धारा नंबर 98। इसमें ये बताया गया है कि अगर किसी महिला का अपहरण हुआ है तो उस अपहरण की गई महिला की बहाली से संबंधित मामले जिला मजिस्ट्रेट के द्वारा उस पर तुरंत फैसला किया जाएगा। और जो अपहृत महिलाएं थी जिनको कि पुलिस के द्वारा उनको प्राप्त किया गया है या छुड़ाया गया है, बंधक बनाया गया महिलाओं को, तो उन्हें तुरंत स्वतंत्र किए जाने का आदेश दिया जाएगा मजिस्ट्रेट के द्वारा। और उन्हें स्वतंत्रता के उपरांत यदि उनके गार्जियंस अवेलेबल हैं तो तुरंत उन्हें अपने गार्जियंस को सौंप दिया जाएगा या किसी महिला संरक्षण गृह को सौंप दिया जाएगा। ठीक है, ताकि उनको किसी भी तरीके से उनकी सुरक्षा पे कोई खतरा न आ जाए। ठीक है, तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट प्रोविजंस थे। साथ ही एक और प्रोविज़न है, यदि कोई यौन दुराचार से पीड़ित महिला अगर पुलिस के पास कंप्लेन रजिस्टर करती है तो 24 घंटे के भीतर उनकी मेडिकल जांच करवाई जाएगी। साथ ही इस मेडिकल जांच के लिए महिला की सहमति आवश्यक है। ये मेडिकल जांच रजिस्टर्ड डॉक्टर्स के द्वारा ही करवाया जाएगा। ठीक है, 24 घंटे के भीतर किसी दुष्कर्म या
यौन शोषित महिला का जो मेडिकल है वो 24 घंटे के भीतर करवाया जाना है और उसकी सहमति आवश्यक है इसमें। ठीक है। एक और प्रोविज़न है गर्भवती महिला को लेकर के, धारा नंबर 416 में एक प्रोविज़न है। यहाँ पे अगर किसी महिला को मृत्युदंड दिया गया है और मेडिकल एग्जामिनेशन में ये कन्फर्म होता है कि वह महिला गर्भवती है, तो कोर्ट को, जनरली हाई कोर्ट को यह शक्ति है, उनके पास यह अधिकार है कि उनके मृत्युदंड को, उस अपराधी महिला के मृत्युदंड को कम करके आजीवन कारावास में बदल सकते हैं। ठीक है। उस गर्भवती महिला का जो मृत्युदंड था उसको उस मृत्युदंड को ख़त्म करके उन्हें आजीवन कारावास की सज़ा दी जा सकती है, ताकि जो गर्भ में पल रहा बच्चा है उसका जीवन सुरक्षित रह सके। ये कुछ अधिकार हैं जो कि किसी महिला को, जो महिला अपराधी हैं, उनको प्राप्त हैं। गिरफ्तारी के बारे में हमने बात किया, तलाशी से संबंधित बात किया, साथ ही महिला की विशेष रूप से जब तलाशी ली जा रही है तो वो महिला अधिकारी के द्वारा ही उनकी तलाशी ली जाएगी, और जब उनके घर की तलाशी ली जा रही है तब उनको इन्फॉर्म करके तलाशी लिया जाएगा। ये दोनों ही चीज़ें अलग हैं, इसको ध्यान रखिएगा। साथ ही उन्हें अपने गिरफ्तारी का कारण जानने का अधिकार होगा। यदि गिरफ्तारी के समय वो अपने मानसिक स्थिति में नहीं है कि कारण जान सके, समझ सके, तो उनके परिवारजनों, मित्रजनों को इसकी सूचना दी जाएगी। साथ ही कोई महिला अगर गर्भावस्था में है, मृत्युदंड प्राप्त हो गया है उनको, तो उन्हें मृत्युदंड को कम करके उन्हें आजीवन कारावास दिया जा सकता है। ठीक है। सो मिनिमम हाई कोर्ट के द्वारा। साथ ही किसी व्यक्ति को 24 घंटे के से अधिक पुलिस जो है वो डिटेन करके नहीं रख सकती है। ये सारे अधिकार CRPC के अंतर्गत शामिल हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं IPC, इंडियन पीनल कोड, भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत महिलाओं को क्या क्या अधिकार प्राप्त हैं। सबसे पहला है कौन कौन से अपराध हैं और उन अपराधों से संबंधित धाराएं कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहला अपराध है महिलाओं के खिलाफ अश्लील गीत व कार्य करना, अश्लील गीत या अश्लील इशारे करना। इसके लिए IPC की धारा 294 में प्रोविज़न किया गया है। अगर कोई व्यक्ति सार्वजनिक स्थल पर महिलाओं के विरुद्ध ऐसे अश्लील हरकतें करते हैं तो उन्हें 3 माह तक की सज़ा हो सकती है। दूसरा है दहेज मृत्यु के केस में IPC की धारा 304 में, IPC की धारा 304 में दहेज मृत्यु का केस लगाया जाता है। और यदि विवाहिता की जो मृत्यु है वो विवाह की मृत्यु के 7 साल के भीतर हुआ हो और असामान्य परिस्थिति में हुआ हो, और साथ ही यह स्पष्ट होता है कि उसके मृत्यु से पहले उसके पति या उनके सगे संबंधियों ने दहेज की मांग के लिए कोई अत्याचार किया है, ऐसी कंडीशन में इस मृत्यु को दहेज मृत्यु कहा जाएगा और इसके लिए उनके पति या उनके सगे संबंधियों को 7 वर्ष या उम्र कैद तक की सज़ा हो सकती है। ये प्रोविज़न किसमें है? धारा नंबर 304 में। दहेज मृत्यु कब कहा जाएगा? यदि कोई विवाहित महिला जिनकी मृत्यु विवाह के 7 वर्ष के भीतर हुआ हो, असामान्य परिस्थिति में हुआ हो, साथ ही कोई ऐसा बैकग्राउंड रहा है या हिस्ट्री रहा है जब उनको पति या उनके महिला के ससुराल वालों ने दहेज के लिए कभी भी तंग किया हो, ऐसी कंडीशन में इस मृत्यु को दहेज मृत्यु कहा जाएगा। और इसमें सज़ा क्या है? सज़ा है 7 वर्ष से लेकर के उम्र कैद तक का। अगला है विवाह से संबंधित अपराध। धारा नंबर 366 में, IPC की धारा 366 में इसका जिक्र मिलता है। यदि किसी महिला का अपहरण करके विवाह के लिए बाध्य किया जाता है, ऐसी कंडीशन में अपराधी व्यक्ति को 10 साल तक की सज़ा हो सकती है। ये बताया गया है धारा नंबर 366 में। साथ ही धारा नंबर 366 में ही एक और सब क्लॉज है जिसमें ये बताया गया है कि किसी 21 वर्ष से कम आयु की अगर लड़की का अगर क्रय विक्रय किया जाता है, ऐसी कंडीशन में उनको जो अपराधी हैं उनसे 10 वर्ष तक की सज़ा यहाँ पे हो सकती है। ठीक है, मतलब विवाह के लिए या फिर
लड़की के क्रय विक्रय से संबंधित अगर कोई मामला है वो किसमें शामिल किया गया है, धारा नंबर 366 में। एक और धारा है यहाँ पे 372 में बताया गया है कि यदि किसी महिला को वेश्यावृत्ति के लिए उनका व्यापार किया जाता है, ऐसी कंडीशन में 10 वर्ष तक की सज़ा हो सकती है। यौन शोषण के मामलों में फिर से हम देखते हैं कि मिनिमम 10 साल तक की सज़ा का प्रावधान किया गया है। अगला है निजता का हनन। निजता के हनन के मामले में भी हमने अभी देखा था कि पुलिस प्रशासन या जो मेडिकल एग्जामिनेशन करने वाली टीम होगी उनके ऊपर ये दायित्व है कि महिला का जो जानकारी है वो पब्लिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये सभी किसमें शामिल हैं, आईपीसी की धारा आईपीसी 1860 के अंतर्गत अलग अलग धाराओं में इनको शामिल किया गया है। साथ ही यौन उत्पीड़न से संबंधित मामलों में मिनिमम 1 वर्ष तक की सज़ा का प्रावधान किया गया है। यौन उत्पीड़न से यहाँ पे संबंधित है, यौन उत्पीड़न का यहाँ पे मतलब है कि यदि कोई व्यक्ति केवल बोलकर या कोई विशेष कह सकते हैं कि इशारों के माध्यम से अगर किसी महिला को लज्जित करने का प्रयास करता है, इसे यौन उत्पीड़न के अंतर्गत रखा जाएगा और ऐसी कंडीशन में 1 वर्ष तक का कैद 1 वर्ष तक का जेल यहाँ पे पनिशमेंट के रूप में दिया जा सकता है। ठीक, साथ ही यहाँ पे अगर कोई व्यक्ति महिला के खिलाफ अपना बल प्रयोग करता है, ठीक है, महिला के साथ मारपीट करता है, ऐसी कंडीशन में भी कम से कम 1 वर्ष और अधिकतम 5 वर्ष तक की सज़ा, साथ ही आर्थिक दंड वहाँ पर लगाया जा सकता है। ये सारी के सारे जो प्रोविजंस हैं वो हम किसके अंतर्गत बात कर रहे थे, इंडियन पीनल कोड, भारतीय दंड संहिता 1860 के अंतर्गत इन सभी के बारे में हम बात कर रहे थे। ठीक है, तो आईपीसी के अंतर्गत ये सारे प्रोविजंस शामिल किए गए हैं। ठीक, तो इतनी चीज़ें हमने आज की क्लास में कवर की हैं। क्या क्या हमने देखा, महिलाओं को संविधान में कौन कौन सी सुरक्षा प्राप्त की गई है, आपराधिक विधि संशोधन अधिनियम 2018 में क्या क्या सुरक्षा प्राप्त है, सीआरपीसी 1973 में कौन सी सुरक्षाएं हैं और आईपीसी 1860 में कौन सी सुरक्षाएं प्राप्त हैं। ठीक है, तो महिलाओं से संबंधित सुरक्षा के मामले में आपको 2 नंबर, 4 नंबर, 10 नंबर, 15 नंबर तक के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। जनरली हमने अभी तक यही देखा है कि जब धाराओं की बात आती है आईपीसी सीआरपीसी की धाराओं की, तब 2 या 4 नंबर के ही प्रश्न पूछे गए हैं, क्योंकि एग्जामिनर को भी पता है कि हर एक संहिता में, चाहे वो आईपीसी की बात करें या सीआरपीसी की बात करें, आपको 400 से ज़्यादा जो धाराएं हैं वो आप हमेशा याद नहीं रख सकते हैं। आप पेशेवर वकील या पुलिस नहीं है जिनको ये सारे धाराएं पता होनी चाहिए। आप एक सामान्य ज्ञान के हिसाब से पढ़ रहे हैं, तो इन सारे धाराओं को वर्ड बाय वर्ड याद रखने का प्रयास करना अपना एनर्जी खर्च करने के बराबर होगा। ठीक है, इसमें इनपुट टू आउटपुट रेशो बहुत कम है, मतलब आपको आउटपुट ज़्यादा नहीं मिलेगा। आप सारी धाराओं को भी याद रख करके चले जाएंगे तो 2 या 4 नंबर का ही फायदा होगा, उससे ज़्यादा नहीं होने वाला है। उससे बेहतर है कि हम संविधान में जो धाराएं दी गई हैं उनको बेहतर तरीके से याद करें और बाकी में एक मोटा मोटा आइडिया रखें कि किस प्रकार के अपराध के लिए किस प्रकार से दंड देने का प्रावधान किया गया है आईपीसी और सीआरपीसी में। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम किसी नए कानून के साथ में अपने वीडियो को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, थैंक यू।